हेलो फ्रेंड्स, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लीग ऑफ द नेशन के बारे में पढ़ेंगे। लीग ऑफ द नेशन क्या है, कब एस्टेब्लिश हुआ और इसके एस्टेब्लिश होने के क्या रीज़न थे, इसमें कितने आर्टिकल थे और वो आर्टिकल में क्या क्या प्रोविज़न है। आरपीएससी में पिछले साल एक क्वेश्चन आया था असिस्टेंट प्रोफेसर में कि लीग ऑफ द नेशन में जो मैंडेट सिस्टम है वो कौन से आर्टिकल में है। तो आर्टिकल सारे इंपॉर्टेंट नहीं हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जिनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन था, ये आरपीएससी का क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल मैंडेट सिस्टम वाज अडॉप्टेड बाय लीग ऑफ द नेशन। ये भी देखेंगे कि ये मैंडेट सिस्टम क्या होता है, मैंडेट टेरिटरी क्या होती है, मैंडेट पावर क्या होती है और ये क्यों बनाई गई थी। तो ऑप्शन ए है आर्टिकल 20, ऑप्शन बी है आर्टिकल 22, ऑप्शन सी है आर्टिकल 23 और डी है आर्टिकल 17। तो इसको हम बाद में अटैम्प्ट करेंगे, जब हम ये पूरा स्लाइड देख लेंगे उसके बाद ही हम इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं लीग ऑफ द नेशन क्या है। अब ये लीग ऑफ द नेशन है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, 1914, 1914 से 1918 के बीच में। उसके बाद पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस हुई, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस। इस पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में जो वर्साई की संधि है वो हुई थी, संधि ऑफ वर्सले। वो जो संधि हुई उसमें काफ़ी एक ह्यूमिलिएटिंग प्रोविज़न थे जर्मनी के लिए और बाकी जितने भी जो सेंट्रल पावर कंट्री थी उनके साथ में। तो उसी में है ना एक प्रस्ताव आया और वो प्रस्ताव किसने दिया था, वुडरो विल्सन, उस समय के यूएस के प्रेसिडेंट थे। उन्होंने 14 पॉइंट दिए थे। ये 14 जो पॉइंट थे उनमें से एक पॉइंट था, वो पॉइंट क्या था, वो था कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का एस्टेब्लिशमेंट जो आगे आने वाले टाइम में दुनिया को ऐसे वर्ल्ड वॉर जैसी प्रॉब्लम्स हैं, विश्व युद्ध जैसी प्रॉब्लम्स हैं, निजात दिलाए। तो ये लीग ऑफ द नेशन उसी का एक पॉइंट था। तो इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, 10 जनवरी 1920 को इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था लीग ऑफ द नेशन में, नेशन का। लेकिन कुछ ही दिनों बाद, मतलब ये देखिए 1920 में एस्टेब्लिश हुआ, 1946 हार्डली 26 साल ये चला और 18 अप्रैल 1946 को ये डिसमेंटल हो गया और 1945 में यूएन भी एस्टेब्लिश हो गया था। तो कुछ इसके प्रोविज़न है यूएन में अडेप्ट कर लिए और यूएन लीग ऑफ द नेशन को ख़त्म कर दिया गया। फिर 1935 तक आते आते इसके 58 कंट्री थे जो मेंबर थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि यूएस के प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन के 14 पॉइंट से इसका जन्म हुआ, लेकिन यूएस नेवर बी इट्स मेंबर। ये देखो, यूएन ने खुद इसको एस्टेब्लिश किया और यूएन के प्रेसिडेंट ने, और यूएन कभी भी इसका मेंबर नहीं बना। तो ये भी एक ड्रॉबैक था किसका, लीग ऑफ द नेशन का। इसलिए ये एज ए टूथलेस टाइगर था, इसके प्रोविज़न किसी ने भी नहीं माने। कुछ ऐसे इंसिडेंट भी हुए इन बिटवीन, तो वहाँ पे ये जो लीग ऑफ द नेशन है ये बिल्कुल असहाय महसूस हुआ जैसे इटली और इथोपिया वॉर में ये कुछ नहीं कर पाया, ना ये इटली पर सैंक्शन लगा पाया। तो इसके कुछ आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल देखिए सारे इंपॉर्टेंट नहीं हैं, टोटल 26 आर्टिकल हैं। तो 26 आर्टिकलों को याद रखना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इस वैसे भी ये ऑर्गेनाइजेशन इतनी मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है कि इससे क्वेश्चन पूछा जाए। आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछा ये वाला, तो इसमें ये जो मैंडेट सिस्टम है ये वन ऑफ द मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है लीग ऑफ द नेशन का, तो वहाँ से इन्होंने उठा लिया। फिर भी मैं आर्टिकल जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है उसके बारे में बता रहा हूँ। आर्टिकल 1 है, वो है मेंबर्स के बारे में कि कौन इसको ज्वाइन कर सकता है कौन नहीं, ऐसे सारे इसमें प्रोविज़न दिए हुए हैं। आर्टिकल 14 है, ये बताता है कि मेंबर को एडमिट करने की क्या प्रोसेस होती है। फिर आर्टिकल 10 है, ये बताता है कि जो मेंबर हैं उनकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, मतलब उनकी जो ज़मीन है उसमें कोई दूसरा देश हस्तक्षेप नहीं कर सकता, और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस कि वो अपने देश में अपनी पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं और इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं। तो ये एक सॉवरन स्टेट की जो प्रोविज़न है उसको एस्टेब्लिश करता है आर्टिकल 10, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 11 क्या करता है, ये बोलता है कि अगर कहीं पे भी वॉर होता है तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है फॉर एंटायर लीग, मतलब जितने भी मेंबर हैं लीग ऑफ द नेशन के वो एज ए यूनिट बन के काम करेंगे। तो ये वाला प्रोविज़न आर्टिकल 11 में है। आर्टिकल 16 है, वो बोलता है कि अगर कोई भी मेंबर जो लीग के जो कोवेनेंट है, लीग के जो प्रोविज़न है उनको वायोलेट करता है तो फिर उसके ऊपर लीग है वो सैंक्शन लगा सकती है, आर्टिकल 16 में बोला गया। आर्टिकल 17 में है, वो है जो डिस्प्यूट है उनका सेटलमेंट के रिगार्डिंग प्रोविज़न है बिटवीन मेंबर एंड नॉन मेंबर, कि मेंबर और नॉन मेंबर में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कोई झगड़ा हो जाता है तो उसका सेटलमेंट करेगा आर्टिकल 17। आर्टिकल 18 क्या बोलता है, ये ट्रांसपेरेंसी से रिलेटेड है, ट्रांसपेरेंसी रिगार्डिंग ट्रीटीज़, कोई भी संधि हो उसमें पारदर्शिता और इंटरनेशनल एग्रीमेंट हो उसमें
पारदर्शिता, इससे रिगार्डिंग है आर्टिकल 18। आर्टिकल 22 है वो है मैंडेट सिस्टम से। अभी मैंडेट सिस्टम क्या होती है, ये कुछ टेरिटरी थी जो डिस्प्यूट टेरिटरी थी, जो सेंट्रल पावर थी, सेंट्रल पावर के पास जो टेरिटरीज थी, कॉलोनीज थी, उनको इन लोगों ने एक्वायर कर लिया। और फिर एक्वायर करने के बाद इन्होंने डिसाइड किया कि ये जो टेरिटरी हैं इसको हम सेल्फ इंडिपेंडेंट और एक टाइम के बाद इनको सेल्फ गवर्नमेंट सिखाएंगे और एक टाइम के बाद इनको इंडिपेंडेंट कर देंगे। तो ये जो टेरिटरी थी इन्होंने अपनी ही अलाइड पावर की जो कंट्रियां थी उसको इन्होंने एज ए गार्जियन उनको प्रोवाइड किया कि कुछ समय बाद जब ये लोग उस लेवल पे आ जाएंगे कि ये अपनी जो टेरिटरी है उसको गवर्न कर सकते हैं तो फिर हम इनको इंडिपेंडेंट कर देंगे। तो ये हम अच्छे से पढ़ेंगे आने वाली जो स्लाइड है उनमें। और आर्टिकल 26 हैं वो अमेंडमेंट से रिलेटेड है। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 368 है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड है, वैसे ही यहाँ आर्टिकल 26 ये अमेंडमेंट से रिलेटेड है लीग ऑफ द नेशन के। अब मैंडेट सिस्टम क्या होता है, मैंडेट सिस्टम ये लीग ऑफ द नेशन का, तो आर्टिकल 22 में आता है ये मैंडेट सिस्टम। और ये कब लागू हुआ, ये लागू हुआ जून 28, 1919 में। अब मैंडेट सिस्टम है उनको 3 भागों में बांटा गया। एडवांस टेरिटरी वो टेरिटरी थी जो ओटोमन जो एम्पायर थी, ओटोमन एम्पायर उसके अंडर में थी ये टेरिटरी, इसको बोलते हैं एडवांस टेरिटरी। इसमें कौन कौन से कंट्री शामिल हैं, इसमें शामिल थे इराक, दूसरा सीरिया, तीसरा कंट्री था लेबनान और चौथा कंट्री था पैलेस्टीन। ये थे एडवांस टेरिटरी में। और ये ओटोमन एम्पायर है उससे इन्होंने एक्वायर करी थी ये वाली एडवांस टेरिटरी। फिर दूसरा जो था वो था ग्रेटर कंट्रोल, ऐसी टेरिटरी जिस पे ग्रेट कंट्रोल का प्रोविज़न रखा इन्होंने। ये थे वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका, वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका। अब ये जो टेरिटरी थी ये जर्मनी की कॉलोनी थी, ये वाली टेरिटरी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले। तो फिर इसको इन्होंने एक्वायर किया। और तीसरी जो टेरिटरी हैं जिनको क्लोजेस्ट कंट्रोल बोलते हैं, ये हैं साउथ पैसिफिक ओशन में जो आइलैंड थे, पैसिफिक ओशन में जो आइलैंड्स थे उनको बोला इन्होंने क्लोजेस्ट कंट्रोल। अब यहाँ देखिए ये एडवांस जो टेरिटरी थी इसमें जितने भी कंट्री हैं इराक, सीरिया, लेबनान और पैलेस्टीन, इन पे कंट्रोल किया ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, ऐसे देशों ने। फिर ग्रेटर कंट्रोल वाली जो टेरिटरी थी इस पे कंट्रोल किया बेल्जियम ने, साउथ अफ्रीका ने, ऐसी कंट्रियों ने। और साउथ पैसिफिक जो आइलैंड थे इन पे कंट्रोल किया ऑस्ट्रेलिया ने, न्यूजीलैंड ने और जापान ने। तो ये तो हो गए क्या मैंडेट टेरिटरी। अब दूसरी टेरिटरी आती, दूसरा एक प्रोविज़न आता है वो है मैंडेटरी पावर। तो ये मैंडेटरी पावर किसको दी गई, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, बेल्जियम और जापान। यहाँ देखिए ब्रिटेन और फ्रांस जो एडवांस टेरिटरी थी जो सेक्शन ए में आ रही थी। फिर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ये साउथ पैसिफिक में जितनी भी टेरिटरी थी उसको कंट्रोल कर रही थी। और साउथ अफ्रीका और बेल्जियम ये अफ्रीका में टेरिटरी में कंट्रोल कर रही थी। और जापान साउथ पैसिफिक में। तो ये मैंडेटरी पावर थी जो कंट्रोल कर रही थी मैंडेट टेरिटरी को। अब इनका ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर था कि एम टू प्रमोट द वेल बीइंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द पीपल इन द टेरिटरी एंड टू प्रिपेयर देम फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड इंडिपेंडेंस। तो ये तो था दुनिया को दिखाने के लिए, लेकिन इनका हिडन जो एजेंडा था वो था कॉलोनी एस्टेब्लिश करना, कि जो सेंट्रल पावर है उससे हम कॉलोनी को छीनते हैं और फिर उस कॉलोनी पे हम खुद राज करते हैं। तो इनके क्रिटिसिज्म भी हुआ कि पहले जो कॉलोनी थी, उपनिवेश थे, एक ही देश बनाता था, लेकिन इस वाले सिस्टम ने इंटरनेशनलाइज कर दिया कॉलोनियल सिस्टम को, कि अब है ना पूरे विश्व में कॉलोनियाँ होंगी और हिडन एजेंडा होगा और कॉलोनिज्म को प्रमोट किया जाएगा। तो ऐसे वाली प्रॉब्लम थी जो मैंडेट सिस्टम के ऊपर एक क्रिटिसिज्म के तौर पे मतलब देखा गया था उसको। तो ये था मैंडेट सिस्टम, ये आर्टिकल 22 में आता है। तो ये था वीडियो मैंडेट सिस्टम से रिलेटेड। ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।